नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश वर्ड दिस वीक में और मैं हूं आपके साथ निधि बिष्ट। तो आज की इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे देश विदेश की कुछ मुख्य खबरें। भारत में करीब 2 करोड़ लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। कोरोना से ठीक होने के बाद भी कई लोग अब दूसरी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कोरोना वायरस ने वो सारे रस्म और दस्तूर बदल डाले जो हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके थे। ऐसी मौतों से उबर पाना हरगिज आसान नहीं है। हालांकि अब इससे थोड़ी राहत मिली है। पिछले कुछ दिनों में देश में संक्रमण के मामलों में कमी आई है, लेकिन हर दिन मरने वालों की संख्या अभी भी 4000 से अधिक है। पिछले हफ्ते के डाटा के मुताबिक नए मामलों की संख्या कम हो रही है, साथ ही 7 दिनों का औसत भी कम हुआ है। जहां कोरोना के एक दिनी मामले घट रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ब्लैक फंगस ने आम लोगों के साथ साथ सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। देश भर में ब्लैक फंगस के करीब 7000 मामले आ चुके हैं और इससे 2000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। देश में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पिछले दिनों केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखकर इसे महामारी घोषित करने की मांग की थी, जिसके बाद राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सरकार ने इसे महामारी घोषित कर दिया। हालांकि म्यूकोरमाइकोसिस की दवा बाजार में उपलब्ध हो गई है। फार्मा कंपनी MSN ने ब्लैक फंगस की दवा पॉस्कोनाजोल को बाजार में उतारा है। दवा आने से मरीजों को राहत मिलेगी। हालांकि दवा मार्केट में सभी जगह उपलब्ध नहीं है, लेकिन कंपनी जल्द ही देश भर में सप्लाई बढ़ाने की बात कह रही है। 11 दिनों के खूनी संघर्ष के बाद इजराइल और हमास के बीच फिलिस्तीन के गाजा शहर में युद्ध विराम का ऐलान हो चुका है। इस संघर्ष विराम में मिस्र ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हालांकि ये सीज फायर कितना टिकाऊ है, इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है, क्योंकि हमास धमकी दे रहा है कि ट्रिगर पर से उसकी उंगलियां हटी नहीं है। इस खूनी जंग का आगाज 10 मई को हुआ था, जब हमास ने पूर्वी यरूशलेम में हिंसा भड़काने के बाद इजराइल के खिलाफ रॉकेट दागे थे। बमबारी के जवाब में फिलिस्तीन ने भी रॉकेट दागे, लेकिन इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने 90% मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। इस संघर्ष में 240 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। बड़ी संख्या में मौतें गाजा में हुई। दरअसल ये हिंसा तब भड़की थी जब इजराइल में अप्रैल महीने में रमजान के दौरान अल अक्सा मस्जिद के पास बैरिकेड लगाकर नमाज पढ़ने वालों की संख्या सीमित कर दी थी। मौजूदा युद्ध विराम इसलिए बहुत अहम है क्योंकि इजराइल और हमास के बीच हिंसक लड़ाई का एक लंबा इतिहास रहा है और यह संगठन हमेशा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति प्रक्रियाओं का विरोध करता आया है। वैसे संघर्ष विराम की घोषणा से आम लोगों की जान में जान आई है और उन्होंने गाजा पट्टी में सड़कों पर निकलकर खुशियों का इजहार किया है, खुदा का शुक्रिया अदा किया है और धार्मिक नारे लगाए। इजराइल और हमास दोनों ने संघर्ष में जीत का दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि संघर्ष विराम प्रगति के लिए वास्तविक अवसर लेकर आया है। नेपाल में एक बार फिर से राजनीतिक संकट गहरा गया है। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को सोमवार को बड़ा झटका लगा है। संसद में विश्वास मत में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सोमवार को हुई वोटिंग में उनके समर्थन में महज 93 वोट ही मिले, जबकि उनके खिलाफ 124 लोगों ने मतदान किया। इसके अलावा 15 लोगों ने किसी भी पक्ष में मतदान नहीं किया। पुष्पकमल दहल के नेतृत्व में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। इसके बाद ओली सरकार अल्पमत में आ गई थी। इसके बाद से ही इस हिमालय देश में राजनीतिक संकट खड़ा हो गया। दुनिया भर में इस सियासी उठक पटक की चर्चा हुई, यहाँ तक कि चीन ने इस मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश की। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने शुक्रवार मध्य रात्रि को देश की संसद को भंग कर दिया। राष्ट्रपति ने 12 और 19 नवंबर को देश में मध्य अवधि चुनाव का ऐलान भी कर दिया। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने राष्ट्रपति को संसद को भंग करने की सिफारिश की। इसमें विद्या देवी ने अपना समर्थन दिया और शुक्रवार आधी रात को संसद को भंग करने की घोषणा कर दी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि शुक्रवार को दिन में ओली ने खुद नई सरकार बनाने का दावा पेश किया था। मंत्रिपरिषद ने पहले चरण का मतदान 12 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 19 नवंबर को कराने की सिफारिश की। बता दें कि नेपाल का राजनीतिक संकट शुक्रवार को और गहरा गया, जब ओली और विपक्षी दलों दोनों ने ही राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को सांसदों के हस्ताक्षर वाले पत्र सौंपकर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। अब चर्चा चीन की, वो देश जहां से कोविड-19 की शुरुआत हुई और फिर पूरी दुनिया में तबाही मच गई। दुनिया भर में लगभग 16.5 करोड़ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। इनमें से 34 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ देश तो सबसे खराब दौर से जूझ रहे हैं। अर्थव्यवस्था चौपट है। इन सबको लेकर चीन की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हर दूसरे तीसरे हफ्ते में पक्ष और विपक्ष में नए तर्क पेश होते हैं। 1.5 बरस बाद भी इस दावे की पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन अब चीन ने वापसी कर ली है।
ठीक ठीक कहें तो उसका दायरा पहले से अधिक बढ़ गया है। इस वापसी में उसका सबसे बड़ा हथियार है कोरोना वैक्सीन। चीन इसके सहारे पूरी दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। दिसंबर 2019 वुहान में कोरोना वायरस का पहला केस दर्ज हुआ। सबसे पहले लॉकडाउन भी वहीं लगाया गया। जब बात वैक्सीन की आई, वहां भी चीन ने बाजी मारी। चीन ने कोरोना की कुल 5 वैक्सीन तैयार की, जिन 2 को सबसे पहले अप्रूवल मिला वो थी सिनोफार्म और सिनोवैक। यही दोनों वैक्सीन आगे चलकर चीन की वैक्सीन डिप्लोमेसी का साधन बनी। सरकार की सबसे बड़ी विफलता ये रही कि उसने संकेतों को पहचाना नहीं। सरकार कोरोना पर जीत की खुमारी में मग्न रही और कोरोना ने अपना काम कर दिया। नतीजा ये हुआ कि हालात बेकाबू हो गए। जब तक सिस्टम की नींद खुली तब तक काफी देर हो चुकी थी। मांग उठी कि वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाई जाए। इसके लिए जरूरी था कि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध हो। आनन फानन में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी दी गई। पड़ोसी देश कोरोना वैक्सीन के लिए भारत पर निर्भर थे। उनका इंतजार लंबा हो गया। चीन इसके लिए तैयार बैठा था। जैसे ही भारत पीछे हटा, उसने अपना दांव फेंकना शुरू कर दिया। चीन नेपाल की मदद पहले से ही कर रहा है। उसने मार्च में 8 लाख वैक्सीन दान दी। यही चीन की फेस मास्क डिप्लोमेसी है। बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान के वन बेल्ट वन रोड प्रोग्राम का हिस्सा है। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर 2017 में चीन ने कब्जा कर लिया था, क्योंकि श्रीलंका इस बंदरगाह के लिए लिया गया कर्ज नहीं लौटा पाया था। चीन यहां पर एक नया शहर बसाने की फिराक में है। यह सामरिक दृष्टि से भारत के लिए बेहद खतरनाक है। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान सीमा में शुक्रवार को फिलिस्तीन के समर्थन में एक रैली के दौरान बम विस्फोट हुआ, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। शाहवानी ने पहले बताया कि इस धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 अन्य घायल हो गए। घायलों में से 10 लोगों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जबकि बाकी लोगों को क्वेटा के अस्पताल में भेजा गया है। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पिछले 11 दिनों से संघर्ष चल रहा था, जिसमें अब तक 240 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। विस्फोट वाली जगह को सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया। इस रैली का आयोजन इस्लामिक राजनीतिक संगठन जमीयत उमेला ए इस्लाम नजरियाती ने किया था। रैली में पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल कादिर लूनी और कारी महरुल्ला भी मौजूद थे। दोनों नेता सुरक्षित हैं। शाहवानी ने कहा कि हमला करने वाले लोग फिलिस्तीन के प्रति एकजुटता के खिलाफ हैं और वे इजराइल का समर्थन करते हैं। शुरुआती जांच में यह पता चला कि रैली खत्म होने से कुछ समय पहले ही एक धार्मिक नेता के वाहन को निशाना बनाकर विस्फोट किया गया। बता दें कि बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री जाम कमाल खान ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि हमले की जिम्मेदारी किसी भी संगठन ने नहीं ली है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक टीवी शो के दौरान एलियन से जुड़ी कुछ चीजें देखने का दावा किया, और कुछ ऐसा ही दावा पहले अमेरिकन नेवी के पूर्व लेफ्टिनेंट रायन ग्रेव्स ने भी किया था। और सिर्फ दावा ही नहीं, बल्कि ऐसा भी माना जाता है कि अमेरिका ने प्रयोग के लिए नेवादा के एरिया 51 में एलियंस को कैद कर रखा है। एलियंस के होने पर लगातार यकीन और खोज करने वाले अमेरिका में साल 1950 से ही कहा जाने लगा कि एरिया 51 में एलियंस रहते हैं। इसकी वजह थी जहां कटीली बाड़ों के बीच रात बेरात उड़ते विमानों की चमक दिखाई देना। जून 1959 में पहली बार ये बात मीडिया में आई कि नेवादा के आसपास के लोग हरी चमक के साथ कुछ रहस्यमय चीजों को उड़ता देख चुके हैं। एरिया 51 के बारे में अब तक किसी को कुछ नहीं पता। साल 2019 में सोशल मीडिया पर एक मुहिम चली, जिसमें लोगों ने इस बारे में जानने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया। लगभग 1.5 मिलियन लोगों ने इसके लिए साइन किया। हालांकि वे कुछ नहीं कर सके, क्योंकि अमेरिकी एयरफोर्स ने चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि ये उनका ट्रेनिंग एरिया है और यहाँ पर किसी का भी दखल नहीं सहा जाएगा। मंगल पर पहुंचा चीन का पहला रोवर रिसर्च अभियान को अंजाम देने के लिए शनिवार को लैंडर से बाहर निकलकर लाल ग्रह की सतह पर उतर गया। सोलर एनर्जी से चलने वाला 6 पहियों के इस रोवर का नाम झुरोंग है, जिसका वजन 240 किलोग्राम है। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि नीले रंग की तितली जैसा दिखने वाला ये रोवर लैंडर से एक रैंप के सहारे नीचे उतरा और लाल ग्रह की सतह पर अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। चीन ने ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर के साथ 23 जुलाई 2020 को तियानवेन 1 नाम के अपने मंगल मिशन का प्रक्षेपण किया था। ऑर्बिटर से अलग होकर लैंडर 15 मई को मंगल के उत्तरी गोलार्ध में विशाल समतल मैदान यूटोपिया प्लेनेशिया के दक्षिणी क्षेत्र में उतरा था। रोवर कम से कम 90 मंगल दिनों तक काम करेगा। फिलहाल दुनिया भर की खबरों में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी दुनिया भर की कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए JJ न्यूज़। नमस्कार।